35 साल पहले चीन की सेना, जिसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी या पीएलए कहा जाता है, कम से कम कहे तो अतीत में ही अटकी हुई थी। ध्यान रहे, उनका विवरण बहुत शानदार था। उनके पास भारी मात्रा में टैंकों का भंडार था, बहुत सारे फाइटर जेट्स थे और यहाँ तक कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें यानी आईसीबीएम भी थीं, जो कुछ ही मिनटों में दुनिया के दूसरी तरफ के किसी शहर को तबाह कर सकती थीं। पर जैसे ही आप कवर हटाकर पढ़ना शुरू करते, जल्दी पता चलता कि टैंक फोर्स 1940 के दशक की डिजाइन पर आधारित थी। वे फाइटर जेट्स कम गुणवत्ता की फोटोकॉपी थे और आईसीबीएम तैनाती में धीमे और कम सटीक थे, जो बस किसी शहर को ही मार पाते थे, वो भी तब जब उन पर शक्तिशाली वारहेड लगे हों। लेकिन अगर आज की बात करें तो अब वे वैसे नहीं रहे। अब उस किताब का दूसरा संस्करण चाहिए और उन्होंने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया है। जो पहले मात्रा को गुणवत्ता से ऊपर रखने वाला अवशेष था, अब वह कहीं ज्यादा चुस्त और सक्षम बल बन गया है। स्टेल्थ फाइटर, सटीक मिसाइलें, आधुनिक बख्तरबंद वाहन, विमान वाहक पोत, ड्रोन और कहीं ज्यादा पेशेवर सैनिकों का मुख्य दल। कुछ खामियां हैं, पर कुल मिलाकर यह परिवर्तन चौंकाने वाला है। और आज हम आपको उस परिवर्तन के बारे में बताएंगे जिसमें टैंक, जहाज, विमान, मिसाइलें, पनडुब्बियां, ड्रोन और वो विचार शामिल हैं जिन्होंने पीएलए को 21वीं सदी में ला खड़ा किया है। ये एहसास, कई मौके थे जिन्होंने पीएलए को जागकर हकीकत समझने पर मजबूर किया। 1979 के चीन वियतनाम युद्ध में उन्हें मिली चुपचाप हार, 1995 से 1996 की ताइवान जलडमरू मध्य संकट और 1999 में बेलग्रेड में उनके दूतावास पर हुआ बम हमला। ये कुछ उदाहरण हैं जिन्होंने अपने तरीके से कई असहज सच्चाइयों को उजागर किया। लेकिन इन सब की तुलना में 1991 का खाड़ी युद्ध जो डर लेकर आया, वो सबसे बड़ा था। अब संक्षेप में उन लोगों के लिए जो नहीं जानते, उस समय इराक के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी, जिसे आमतौर पर चौथी या छठी सबसे बड़ी सेना माना जाता था। उनके सैनिक भी ईरान इराक युद्ध की वजह से काफी जंग के अनुभवी थे और उनके पास भारी मात्रा में टैंक और तोपखाने का जखीरा भी था। अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया तो अमेरिका समेत 30 से ज्यादा देशों के गठबंधन ने कुवैत की रक्षा की और 43 दिन में इराकी सेना को पूरी तरह नष्ट कर दिया। ईंट दर ईंट, टैंक दर टैंक, इराक की लड़ने की क्षमता को योजनाबद्ध ढंग से खत्म किया गया। पहले हवाई हमलों से, जब कमांड पोस्ट, वायु रक्षा, लॉजिस्टिक्स केंद्र, पुल और बख्तरबंद इकाइयों को लगातार तबाह किया गया। फिर सैनिकों ने अंतिम वार करने के लिए जमीन पर हमला किया, जिसमें जमीनी हमला वास्तव में केवल लगभग 100 घंटे चला। इससे पहले कि बड़ी बड़ी टुकड़ियां ढह गईं, पीछे हट गईं या बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कर दिया। जैसे ये जल्दी शुरू हुई, वैसे ही जल्दी खत्म हो गई। चीन इससे इतना क्यों डरा? इसकी वजह उनके सैन्य बल और इराकी सेना में साफ समानता थी। फिर वहां से ये साफ एहसास हुआ कि जो इराक के साथ किया गया, वही उनके साथ भी उतनी ही आसानी से किया जा सकता है। उस समय देखिए, पीएलए भी सद्दाम की सेना की तरह बुनियादी तौर पर एक गड़बड़ झाला थी। ये मशीन जमीनी ताकत, बख्तरबंद गाड़ियों और तोपखाने पर आधारित थी, जिसमें विभिन्न सैन्य शाखाओं के बीच रणनीतिक समन्वय बहुत सीमित था और रियल टाइम निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध व सटीक हमले की क्षमताएं लगभग नहीं थीं। वे न केवल सिद्धांतों और तकनीक में पीछे थे, बल्कि अब भी पत्थर युग में थे। जैसा कि उस वक्त के नेता जियांग जेमिन 1989-2002 ने कहा था, खाड़ी युद्ध के तथ्य यह दिखाते हैं कि सैन्य क्षेत्र में उन्नत तकनीक के इस्तेमाल से हथियारों के हमलों की सटीकता अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गई। जिस पक्ष के पास तकनीकी बढ़त थी, युद्ध क्षेत्र में पहल साफ तौर पर उसी के हाथ में थी। आज की दुनिया में अगर कोई देश अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत नहीं करता है और अपनी सेनाओं की गुणवत्ता तथा आधुनिक, खासकर उच्च तकनीकी परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता को नहीं बढ़ाता है, तो युद्ध छिड़ने पर वह अक्सर निष्क्रिय होकर मार खाने की स्थिति में आ जाएगा और उसके राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय गरिमा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भारी नुकसान होगा। उद्धरण समाप्त। तो उन्होंने, और व्यापक रूप से कहें तो जिस सेना का वे नेतृत्व कर रहे थे, उसने वास्तव में हालात को पटरी पर लाने के लिए क्या किया? खैर, इसमें से बहुत कुछ वास्तव में काफी साधारण और कम आकर्षक चीजें थीं। हाँ, ये जरूरी था, इसमें कोई शक नहीं, पर यह कोई बड़ी या नई मशीन नहीं थी। जाकर देखो इसे। बूम बूम, ये मजबूत और स्थिर नींव पर किया गया काम था, जो इन शानदार मशीनों को न केवल प्रभावी बनाता है, बल्कि वास्तव में उन्हें संभव भी बनाता है।
उदाहरण के लिए ये चीजें जैसे सिद्धांत, लड़ाई का एक सैन्य मानक तरीका और वे सहमति से बने विचार और नियम हैं जिनके अनुसार वह युद्ध के दौरान अपनी सेना की योजना बनाता है, प्रशिक्षण देता है और तैनात करता है। और पीएलए के लिए वहां सुधार का मतलब था धीरे धीरे माओ युग की विरासत वाले जन युद्ध के विचार, यानी पूरे देश की गुरिल्ला युद्ध नीति को खत्म करना और उसकी जगह एक के बाद एक और भी ज्यादा विज्ञान कथा जैसी लगने वाली नारों की पूरी शब्दावली को अपनाना। उदाहरण के लिए जियांग जेमिन ने उच्च तकनीकी परिस्थितियों में स्थानीय युद्ध कहा, जो बाद में सूचनाकरण की परिस्थितियों में स्थानीय युद्ध हो गया। कितना लंबा और भारी लगता है ना? ये हु जिनताओ के 2002-2012 काल में आया और शी जिनपिंग के 2012 से अब तक राष्ट्रपति रहते सूचनाकृत स्थानीय युद्ध के रूप में विकसित हुआ। इसी तरह उनकी विभिन्न लड़ाकू शाखाओं के संयुक्त अभियानों की अवधारणा ये बताती है कि सभी सशस्त्र सेवाएं एकीकृत अभियान में कैसे एक साथ लड़ेंगी। एक एकल योजना के तहत उच्च तकनीक परिस्थितियों में कई सेवाओं द्वारा संयुक्त संचालन सूचनाकरण की परिस्थितियों में संयुक्त संचालन बन गया, जो आगे चलकर एकीकृत संयुक्त संचालन बन गया। सौभाग्य से सूचनाकरण असल में कोई शब्द नहीं है चीन। आप देख सकते हैं कि हम कैसी तस्वीर पेश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी स्थिति को जैसा है वैसा स्वीकार किया है और व्यावहारिक रूप से धीरे धीरे उसके बारे में कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, इन्हें साकार करने के लिए कई कदम उठाए गए, जिनमें 1993 का नए युग के लिए सैन्य रणनीतिक दिशा निर्देश सबसे अहम था, जिसने पीएलए को किसी बड़े जमीनी आक्रमण से रक्षा करने वाली सेना से चीन के आसपास शक्ति प्रदर्शन करने में सक्षम सेना में बदल दिया। उस दायरे को बाद में कई श्वेत पत्रों से और बढ़ाया गया। इसके बाद ध्यान दें 2004 के चीन राष्ट्रीय रक्षा पर, जिसमें यह बताना शुरू हुआ कि कैसे बकमबख्त सूचनाकरण की अवधारणा जिसके लिए वे इतने उत्साहित थे वास्तव में एक साथ आने वाली थी, जिसे सबसे अच्छा इस तरह समझा जा सकता है कि कम लोग अधिक उन्नत उपकरण लेकर चलेंगे, खासकर अधिक उन्नत संचार उपकरण। तेजी से आगे बढ़ते हैं 2015 तक और चीन की सैन्य रणनीति ने विशेष रूप से पीएलए नौसेना यानी प्लान और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स या पीएलएएएफ की ओर झुकाव दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पीएलए नौसेना तटीय जल की संकीर्ण रक्षा मुद्रा से आगे बढ़कर तटीय जल की रक्षा और खुले समुद्र की सुरक्षा का संयोजन किया जाए। पीएलएएफ को क्षेत्रीय वायु रक्षा से आगे बढ़कर एकीकृत वायु अभियानों में आक्रमण और रक्षा दोनों की क्षमता हासिल करने की बात कही गई। 2019 तक नए युग में चीन की राष्ट्रीय रक्षा पर वे नए युग के सैन्य रणनीतिक दिशा निर्देश लागू करने की बात कर रहे थे। ये संयुक्त अभियानों, अंतरिक्ष, साइबर और रणनीतिक समर्थन बल के इर्द गिर्द तैयार किया गया था। मूल रूप से एक आधुनिक सटीक हमला करने वाली सेना के लिए जो भी पर्दे के पीछे की व्यवस्थाएं चाहिए होती हैं, वे सब इसमें शामिल थीं। इन सब के पीछे जितना बड़ा और महत्वाकांक्षी ये था, उसकी नींव पैसा था, या कहें अब चीन के पास सच में कुछ पैसा था। देखिए, माओ के समय में चीन, इसमें कोई दो राय नहीं, वाकई बहुत ही गरीब था और अब ये सचमुच बिल्कुल भी गरीब नहीं है। डेंग शियाओपिंग के चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद सुधारों और उसके बाद आई पूरी दिशा की बदौलत, जिसे मोटे तौर पर आज कही जाने वाली लगभग हर बात का आधार कहा जा सकता है। वैधता की खाल उड़ाने के लिए हथौड़ा हंसिया बनाए रखो और एक नया सामाजिक अनुबंध ले आओ, जिसमें लोग अमीर होते जाएं बशर्ते वे चुप रहें और यथास्थिति पर सवाल न उठाएं। इसके साथ चीन 1990 में प्रति व्यक्ति जीडीपी $320 से बढ़कर 2024 में $13,300 तक पहुंच गया है और कुल जीडीपी $18.7 ट्रिलियन है। आज की कहानी में सबसे अहम है कि रक्षा क्षेत्र भी उसी रॉकेट के साथ आगे बढ़ रहा है। हालांकि बीजिंग जीडीपी का 1.5 से 2% रक्षा बजट बताता है। असल में अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ी कि पीएलए खर्च कई सालों तक लगातार ऊंची 1 या 2 अंकीय वार्षिक वृद्धि दर्ज करता रहा। वास्तविक रूप में उनके 2025 के अंतिम सैन्य बजट को राज्य परिषद के अनुसार लगभग 250 अरब अमेरिकी डॉलर से थोड़ा कम बताया गया है। अन्य मंत्रालयों के छुपे हिस्से जोड़ें तो यह शायद 300 अरब तक पहुंचता है, रणनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के अनुसार। और ये सब हमारे लिए व्यापक संदर्भ और बड़ी तस्वीर है जिसकी हमें जरूरत हो सकती है। अब हम असली मजेदार हिस्से में जाने वाले हैं। असल मशीनें जिन्हें चीन ने खरीदा है ताकि अपनी सेना को गल्फ वॉर के दौर की सुस्ती से बाहर निकालकर सीधे 21वीं सदी में ला सके। टैंक और बख्तरबंद वाहन।
चलिए सबसे शानदार चीज टैंक और बख्तरबंद वाहनों से शुरू करते हैं। गल्फ वॉर के बाद पीएलए का बख्तरबंद बेड़ा काफी बड़ा था। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार 1990 में करीब 8000 मुख्य युद्धक टैंक एमबीटी थे। इस बेड़े में पुराने डिजाइन जैसे टाइप 69 और टाइप 80 हावी थे और इनकी उम्र दिख रही थी। और ये मूल रूप से टाइप 59 पर आधारित थे, जो खुद एक सोवियत T-54A था, जिसे चीनी लोगों ने खराब तरीके से बनाया और उसके अच्छे हिस्सों का आधा हिस्सा छोड़ दिया। मूल बातें जैसे T-54A की मुख्य तोप का स्टेबलाइजर, इंफ्रारेड सर्चलाइट और रात में लड़ाई के लिए सेटअप। बाद के 59 टैंकों को थोड़ा सुधारा गया था। यही हाल उनके मशीनीकृत पैदल सेना वाहनों का भी था। उनके पास बख्तरबंद कर्मी वाहन या एपीसी थे, लेकिन वे बहुत घटिया थे अगर सीधी बात करें तो। उदाहरण के लिए टाइप 63 मूल रूप से एक चीनी खास मॉडल था। यह सोवियत BTR 50 पर आधारित था। इसमें पतली बख्तरबंदी, जल में चलने की क्षमता और 10 सैनिकों के लिए जगह थी। जहां तक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स या IFV यानी हथियार लगे एपीसी की बात है, उनके पास ऐसा कुछ नहीं था। 1992 में टाइप 86 पेश हुआ, जो BMP-1 की नकल था, और ये बदलाव जल्दी आया। लेकिन हम अभी भी एक बहुत ही साधारण मशीन की बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत पतला कवच है, ठीक ठाक फायर पावर है और पूरी तरह से पुराना और बेहद बुनियादी संचार तंत्र है। लेकिन कम से कम पीछे 8 सैनिकों के बैठने की जगह थी और पानी में चलने की क्षमता का फायदा भी था। असल में यह कहना बहुत साधारण होगा, मैं खुद मानता हूं, लेकिन इस तरह समझो तो मूल बात समझ में आ जाएगी। जब बीजिंग अपनी टेमू ग्रेड BMP-1 को सेवा में ला रहा था, तब मॉस्को पहले ही BMP-3 को सेवा में ला चुका था, जो कि नाम से ही पता चलता है सुधार और उन्नति के मामले में 2 पीढ़ियां आगे था। अब हालांकि उन पुराने सिस्टमों में से कुछ अभी भी परिधीय इकाइयों में अब भी बने हुए हैं और अपने प्रतिस्थापन का इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि टाइप 88, जो टाइप 59 का एक और विकास है। 2021 में शानजियांग में अभ्यास करते हुए अब उनके बख्तरबंद वाहनों की गुणवत्ता समग्र रूप से काफी बेहतर हो गई है। टाइप 99 इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। चीन का पहला आधुनिक एमबीटी, जिसे डेजर्ट स्टॉर्म के बाद टैंक की अनिवार्य जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया। पहले देखना, गोली चलाना, मारना, दिन रात चलते हुए, और ये सब संयुक्त हथियार प्रणाली का हिस्सा होते हुए करना। जहां तक बात है कि ये सब कैसे हासिल किया जाता है, तो बताया जाता है कि ये थर्मल साइट के साथ लेजर रेंज फाइंडर जैसी चीजों के शामिल होने की वजह से है। साथ ही एक सुविधाजनक ऑनबोर्ड ऑटो ट्रैकर फंक्शन भी है। स्वतंत्र कमांडर की 360 डिग्री पैनोरामिक डे नाइट साइट से कमांडर नया लक्ष्य तय कर सकता है, जबकि गनर किसी दूसरे लक्ष्य पर निशाना साध रहा होता है। एक फायर कंट्रोल स्टैक, जिसमें डिजिटल बैलिस्टिक्स कंप्यूटर, विंड सेंसर, मजल रेफरेंस सिस्टम, थर्मल बैरल स्लीव जैसी सभी जरूरी सुविधाएं शामिल हैं। ड्यूल एक्सेस, ऊपर नीचे और साइडवेज स्टेबलाइज्ड 125 मिमी की स्मूथ बोर तोप, जिसे कैरोसेल ऑटो लोडर फीड करता है, 3 सदस्यीय क्रू को संचालन में सुविधा देता है। ऑनबोर्ड सूचना और संचार बेहतरीन है, जिसमें रेडियो सूट, पहचान प्रणाली, IFF सिस्टम और सूचना प्रोसेसिंग शामिल हैं। सर्वाइवल के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल काउंटर मेजर सूट, लेजर वार्निंग रिसीवर और पारंपरिक स्मोक लॉन्चर्स भी हैं। और भले ही इस सब की असली गुणवत्ता को लेकर बहुत सारे वाजिब सवाल हैं, जैसे कि क्या वो कैरोसेल ऑटो लोडर बुर्ज को आसमान में उड़ा देगा या नहीं। असल सवाल ये है कि टाइप 99 कितना अच्छा है, ना कि सिर्फ अच्छा है या नहीं, जैसे रूसी टैंकों के मामले में होता है। हम इसके बारे में इतना जानते हैं कि साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये सिर्फ कैमरे के लिए चमकाया गया कोई बेकार टैंक नहीं है। असल में अगर इसमें कोई बड़ी समस्या है भी, तो वह इसकी उपलब्धता में ही है। इस समय देखिए, सेवा में कितनी संख्या है इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है, और यकीन मानिए हमने जितना समय लगाना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा समय इसे ढूंढने में लगा दिया। लेकिन 2024 में अरब सेंटर फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी स्टडीज के एक रणनीतिक पेपर ने निष्कर्ष निकाला कि उस समय उनके पास करीब 1100 थे टाइप 99 टैंक, जिनमें से कुछ सामान्य हैं जिनके बारे में हमने आपको अभी बताया, और कुछ बिल्कुल नए सेवा में आए हैं जिन्हें 99A कहा जाता है। यह कुल एमबीटी बल है, जिसकी संख्या लगभग 5500 मानी जाती है। और इसी पर ब्रेक लगाइए, क्योंकि इससे चीजें बदल जाती हैं। टाइप 99 अब सिर्फ एक चीनी एब्राम्स या अच्छा एमबीटी नहीं, बल्कि बेहतरीन अग्रिम पंक्ति का हथियार बन जाता है। उपलब्धता अच्छी है, लेकिन यह मानक नहीं। असल में यह टाइप 96 है, जो पीएलए की असली रीढ़ है। यह सस्ता, थोड़ा पुराना डिजाइन है,
जिसमें 125 मिमी तोप मिश्रित और बाद में विस्फोटक रिएक्टिव आर्मर, स्थिरित फायरिंग और T-54 नकल सीरीज से बेहतर इंजन है। मुझे टीमू वर्जन पसंद है। माना जाता है कि उनके पास सभी वेरिएंट्स मिलाकर लगभग 2500 टाइप 96 हैं। बाकी MBT फोर्स में ऊपर बताए गए टीमू सीरीज के टैंक शामिल हैं। अब इन्हें ट्रेनिंग यूनिट्स या दूर दराज चौकियों में भेजा गया है, जहां विदेशी और उनके कैमरे आमतौर पर नहीं आते। यही समस्या है, क्योंकि इससे लगता है कि आप यही मान सकते हैं। वे धीरे धीरे टाइप 99 को MBT बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, और जैसे ही वे सारी पुरानी बेकार टैंकों को हटा देंगे, उसके बाद वे टाइप 96 को हटाना शुरू करेंगे, और ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक कि अच्छा समय आ जाए और हर जगह टाइप 99 ही टैंक हों। यह सही अनुमान है, लेकिन समस्या है कि हमें नहीं पता वे क्या योजना बना रहे हैं, क्योंकि चीन से संदेश मिले जुले हैं। शिन्हुआ, एक सरकारी समाचार एजेंसी ने 2014 में टाइप 99 को हमारी सेना का नया मुख्य युद्धक टैंक और चीन की जमीनी लड़ाई का तुरुप का इक्का बताया। लेकिन उसी साल इंग्लिश लैंग्वेज चाइना डेली, जो फिर से एक सरकारी अखबार है, ने पूरे विश्वास के साथ अपने पाठकों को बताया कि चीन की सेना अपने टैंक बेड़े के स्तंभ के रूप में टाइप 96B टैंक को तैनात करने की संभावना है, जो उसके ज्यादातर पुराने मॉडलों की जगह लेगा। और फिर अगर आप वाकई में सब कुछ और उलझाना चाहते हैं तो इसे देखिए, टाइप 100। संक्षिप्त में कहें तो यह नया और सबसे चर्चित है। 2025 की विक्ट्री डे परेड में इसका अनावरण हुआ। चीनी मीडिया ने इसे चौथी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक कहा। इसमें पूरी तरह मानव रहित टॉरेट, 105 मिमी मुख्य तोप, उन्नत रडार, हार्ड किल एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम और क्रू के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी एड्स हैं। साथ ही AI और बेहद बुद्धिमान समन्वित युद्ध को लेकर कुछ जुमले जोड़ी गई हैं। आखिर 2026 है तो क्यों नहीं। पश्चिमी रिपोर्टों और विश्लेषणों में सभी एक ही तस्वीर पर सहमत हैं। 3 सदस्यीय क्रू हल के अंदर नीचे बैठा है। रिमोट वेपन स्टेशन, टॉरेट सेंसर और हाइब्रिड डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव टैंक को इलेक्ट्रिक मोड में शांत चलाता है, जिससे शोर और इंफ्रारेड सिग्नेचर घटता है। साफ तौर पर कहें तो हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उनके पास कितने हैं, और ना ही यह पता है कि वे कितने रखना चाहते हैं। बीजिंग ने हमें जानकारी नहीं दी है, और अभी इसे 1 साल भी नहीं हुआ, इसलिए अनुमान लगाने के पर्याप्त सबूत नहीं हैं। लेकिन यही तो चीनी MBT की स्थिति का सार है ना? उनके पास ढेर सारी चीजें हैं जो देखने में एकदम सही लगती हैं, लेकिन जब ठोस विवरण की बात आती है तो सब कुछ चुप्पी साध लेते हैं। हालांकि राहत की बात है कि उनके गैर MBT बख्तरबंद वाहनों की स्थिति ज्यादा स्पष्ट है। उदाहरण के लिए टाइप 15 लाइट टैंक, जो 2018 के अंत में सेवा में आया था, एक ऐसा टैंक है जिसे इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि चीन का आधा हिस्सा एक बड़ा पहाड़ी इलाका है, करीब 30 से 35 टन वजन में हल्का। उस हल्के वजन और 1000 हॉर्स पावर के इंजन की वजह से अच्छी गति, एक आधुनिक 105 मिमी की तोप जो ऑटो लोडर से जुड़ी है, और अच्छे ऑप्टिक्स लगे हैं। और इसके साथ साथ अब आपके पास कई तरह के वाकई काबिल इन्फेंट्री वाहन भी हैं। उदाहरण के लिए टाइप 04 मौजूदा सबसे बेहतरीन IFV है, 1999 में पेश किया गया। इसने आखिरकार चीनी मशीनीकृत पैदल सेना को एक आधुनिक BMP-3 और ब्रैडली जैसा विकल्प दिया। एक ट्रैक वाला, जल थल दोनों में चलने वाला चेसिस, जिसमें 2 लोगों वाला टर्रेट है, जिसमें 100 मिमी की तोप और 30 मिमी की ऑटो कैनन का कॉम्बो लगा है। पीछे दस्ते के लिए जगह है, और अहम बात यह कि कुछ हद तक आधुनिक फायर कंट्रोल, थर्मल्स और रेडियो से यह सही स्थिति जान सकता है। इस बीच टाइप 08 PLA का पश्चिमी 8 पहिया वाहन परिवारों जैसे स्ट्राइकर या बॉक्सर के जवाब में है। करीब 2008 से सेवा में आना शुरू हुआ। ये एक मॉड्यूलर पहिएदार चेसिस है जो सभी आम वेरिएंट्स में आता है। 30 मिमी तोप वाले IFV, साधारण APC, कमांड पोस्ट, टोही वाहन वगैरह। सबसे खास बात यह है कि यह उभयचर है और आसानी से नदियों व तटीय पानी में तैर सकता है। यह दिखावटी नहीं है, लेकिन यह चीन की हल्की और मध्यम पैदल सेना को पुराने ट्रकों की जगह ऐसे वाहन में ले जाता है जो सड़कों और कच्चे रास्तों पर टैंकों के साथ चल सकता है और हल्की दुश्मन गोलीबारी में भी बच सकता है। अब उभयचर वाहनों में अगला है टाइप 05, जो खास तौर पर PLA नौसेना मरीन कोर के लिए बना है। चीन ने सारे नाम एक ही में डाल दिए हैं। ये तेज उभयचर हमला वाहनों का पूरा परिवार है जो एक ही ढांचे पर बनाए गए हैं। इसमें 30 मिमी तोप वाले IFV वेरिएंट और ऊपर कम रिकॉइल वाली 105 मिमी गन के साथ असॉल्ट गन सबसे दिलचस्प उदाहरण हैं। दोनों खुले पानी में तेज दौड़ने के लिए बने हैं।
पूरी ताकत से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं। फिर जेट्स बंद कर समुद्र तट पर चढ़ते और अंदर बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में, टाइप 05 मरीन को ऐसा उपकरण देता है जो साथ चल सकता है, सभी से जुड़ा रह सकता है और समुद्र तट पर दबदबा बना सकता है, जबकि पुराने उपकरण केवल तैरते एपीसी थे। सिर्फ मशीन गन के साथ बोझ बनने के बजाय हम आगे भी बात कर सकते हैं। खारी युद्ध के बाद से चीन ने कई वाहन पेश किए हैं, आप समझ गए होंगे। वे पुराने T-54 और BMP-1 की नकल से निकलकर अब भारी, हल्के, पहिएदार और उभयचर आधुनिक कवच के बेड़े तक पहुंच गए हैं, जो पूरी तरह आधुनिक क्लब में शामिल होने लायक है। बेशक कुछ पुरानी चीजें अब भी किनारों पर टिकी हुई हैं, लेकिन आमतौर पर इसमें कोई शक नहीं कि चीन के बख्तरबंद वाहन बहुत लंबा सफर तय कर चुके हैं। विमान PLF शायद खाड़ी युद्ध से सबसे ज्यादा डरने वाली शाखा थी, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। वे ना तो केवल प्रतीकात्मक बल थे, ना ही महज कागजी, बल्कि उस समय के मानकों के अनुसार उनकी क्षमताएं बेहद भयावह थीं। मूल रूप से 1960 के दशक में हुआ चीन सोवियत विभाजन, जिसमें मॉस्को और बीजिंग के बीच इस बात पर मतभेद हो गया था कि कम्युनिज्म कितना सख्त होना चाहिए, ने चीनी एरोस्पेस प्रगति को लगभग खत्म ही कर दिया था, क्योंकि उसके बाद तकनीकी सहायता पूरी तरह से बंद हो गई थी। नतीजतन खाड़ी युद्ध से पहले 30 सालों तक उन्होंने मुख्य रूप से वही चीजें सुधारने की कोशिश की जो उनके उत्तरी पड़ोसी छोड़ गए थे। उदाहरण के लिए, सोवियत MiG-21 चीन में J-7 बन गया, जिसे बाद में स्वदेशी रूप से J-7, J-7-2 और J-7H आदि में विकसित किया गया। टैंकों के साथ भी यही स्थिति थी वैसे। इसी वजह से हर चीज टाइप 59 पर आधारित या विकास था, जबकि सोवियत लोग आगे बढ़कर T-62, फिर T-72, फिर T-80 और इसी तरह आगे बढ़ते गए। हालांकि आसमान में अकेले आगे बढ़ने के कुछ प्रयास जरूर किए गए थे ताकि इसे फिर से मुख्य मुद्दे पर लाया जा सके। उदाहरण के लिए J-8, जिसे अगर हम बात को सरल करें तो एक तरह का सुपर MiG-21 कहा जा सकता है। अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट के बाद इसे सेवा में आने में कुल 11 साल लग गए और इसकी शुरुआती वेरिएंट में ना तो लुकडाउन रडार था और ना ही सही मायनों में ऑल वेदर क्षमता थी। इसमें मैक 2 की स्पीड गन, बेसिक इंफ्रारेड मिसाइलें और ऐसा रडार जो सिर्फ वहीं देख सकता था जिधर विमान की नाक मुड़ी होती था। बस यही तकनीकी विशेषताएं थीं। उन्होंने इसे बेहतर किया, लेकिन खाड़ी युद्ध के समय J-8A टॉप मॉडल में लुकडाउन रडार नहीं था और इलेक्ट्रॉनिक्स भी अविश्वसनीय थी। फिर उस दौर के कुछ एडवांस्ड और तकनीकी सीमाओं को आगे बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट्स थे जो पूरी तरह से असफल हो गए। उदाहरण के तौर पर J-9 को ही ले लीजिए। इसका विकास 1964 में इंटरसेप्टर के रूप में शुरू हुआ था, जिसे मैक 2.5 से तेज 23,000 मीटर ऊंचाई 2 मिनट से कम समय में पाने और अत्याधुनिक रडार व मिसाइलों से लैस करने के लिए बनाया गया था। इस प्रोग्राम को 1980 में बंद कर दिया गया, इसलिए कोई नतीजा नहीं निकला। अरे, वे एक सही आधुनिक नागरिक विमान भी नहीं बना सके बिना सब कुछ गड़बड़ किए। उनकी मुख्य कोशिश वाइडस में सिर्फ 3 प्रोटोटाइप बने थे। फिर 1984 में इसे बंद कर दिया गया, क्योंकि विदेशी विमान खरीदना सस्ता पड़ता था और वे विदेशी विमान बेहतर भी थे। और ये तो सिर्फ एक बात है, उन व्यापक क्षमताओं की तो बात ही मत कीजिए जो उनके पास थी ही नहीं। उदाहरण के लिए AWACS, उन्होंने एक बड़ा रडार सेट TU-4 के ऊपर लगा दिया था, जो खुद B-29 का बिना लाइसेंस वाला रिवर्स इंजीनियर्ड नकल था, जिसे सोवियतों ने बनाया था। उसमें कुछ टर्बोप्रॉप्स डाल दिए और बस हो गया। एकमात्र प्रोटोटाइप जिसे KJ-1 नाम दिया गया। इसके बाद जब उसमें ऐसी कंपन की समस्याएं पाई गईं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता था, तो उसका विकास रद्द कर दिया गया। इसी तरह हवाई जहाजों द्वारा विजुअल रेंज से बाहर की लड़ाई उनके लिए लगभग असंभव थी। उनके पास वो मिसाइलें ही नहीं थीं, जैसे उनके पास कोई सटीक स्ट्राइक क्षमता भी नहीं थी। वही क्षमता जिसने सूडान की सेना को इतनी जल्दी नष्ट कर दिया, या रणनीतिक स्ट्राइक क्षमता भी नहीं थी। अब हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, वे अब विश्व के अग्रणी हैं और संभवतः संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद पृथ्वी की दूसरी सबसे बेहतरीन वायुसेना रखते हैं। सबसे प्रमुख उदाहरण J-20 एक ट्विन इंजन, लगभग 20 मीटर लंबा ऑल वेदर स्टेल्थ फाइटर है जो 2017 में सेवा में आया था और अब पश्चिमी अनुमान अनुसार इसकी संख्या 300 से अधिक हो गई है। इसमें वे सब चीजें हैं जो 1991 के चीनी इंजीनियरों को बहुत उत्साहित करती। नाक में एक बड़ा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन किया गया एरे रडार, एक इंफ्रारेड खोज और ट्रैक प्रणाली और अन्य पैसिव सेंसर जो एयरफ्रेम के चारों ओर लगे हुए हैं,
और इन सबको जोड़ने के लिए एक सही ग्लास कॉकपिट। सेंटर लाइन वेपन्स में कम से कम 4 PL-15 मिसाइलें भी ले जा सकता है, जिनकी रेंज 200 किलोमीटर बताई जाती है। और अगर वे इसकी स्टेल्थ प्रोफाइल की कुर्बानी देने को तैयार हों, तो पंखों पर और भी हथियार लगाए जा सकते हैं। ये कोई शानदार कपड़ों में सजा हुआ MiG-21 तो नहीं है ना? और सच तो ये है कि चीन के आम आधुनिक फाइटर भी उन सभी चीजों से कहीं आगे हैं जिन्हें वे 90 के दशक की शुरुआत में इस्तेमाल कर रहे थे। उदाहरण के लिए J-10 एक सिंगल इंजन मल्टी रोल मशीन है, जिसमें AESA रडार, हेलमेट माउंटेड साइट्स, PL-15 मिसाइलें और डिजिटल कॉकपिट है। मूल रूप से ये एक ऐसा वर्कहॉर्स है जो हर काम कर सकता है और हर जगह जा सकता है। जबकि ट्विन सीट J-16 एक बड़ा लंबी दूरी तक जाने वाला स्ट्राइक फाइटर है, जो अपने पंखों के नीचे ढेर सारी प्रिसिजन गाइडेड बम और एंटी शिप मिसाइलें ले जा सकता है, जिन्हें आधुनिक सेंसर और डेटा लिंक द्वारा गाइड किया जाता है। इसमें भी एक सही मायनों में ग्लास कॉकपिट है, ना कि वो एनालॉग सिस्टम जैसा जो इसके पुराने मॉडलों में था और जिसका कोई मतलब नहीं था। ओह, और हम स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को नहीं भूल सकते। ये बड़े लड़ाके हैं, जिनमें से चीन इस समय धरती पर केवल 3 देशों में से एक है जिनके पास ये हैं। बाकी 2 रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। पहली नजर में यह क्षेत्र चीन में ज्यादा विकसित नहीं हुआ है, क्योंकि उनका मुख्य स्ट्रैटेजिक बॉम्बर H है, जो सोवियत Tu-16 का लाइसेंस वर्जन है, 1969 में सेवा में आया था, जबकि Tu-16 ने 1952 में पहली उड़ान भरी थी। आज भी जो मुख्य स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स उड़ रहे हैं, उनके डिजाइन बहुत पुराने हैं। उदाहरण के लिए US B-52 ने भी पहली बार 1952 में उड़ान भरी थी, जैसे कि रूसी Tu-95 ने भी। दोनों को पूरी तरह से फिर से डिजाइन और रीबिल्ड किया गया है, ताकि वे आधुनिक हाईटेक क्रूज मिसाइल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म बन सकें, जैसा कि आज की स्ट्रैटेजिक बॉम्बिंग की जरूरत है। और H-6 भी इससे अलग नहीं है। इसकी सबसे हाल की वेरिएंट H-6N असली वाले से बिल्कुल अलग है। पुराने WPA टर्बोजेट्स की जगह अब रूसी D-30 KP2 टर्बोफैन या स्वदेशी WS-18 कॉपी लगे हैं, जिससे रेंज और ईंधन खपत बेहतर हुई है। सबसे बड़ी बात, अब बम कक्ष नहीं है, उसकी जगह बड़े फ्यूल टैंक और सुविधाएं हैं। एक बड़े बैलिस्टिक मिसाइल के लिए, जैसे कि न्यूक्लियर क्षमता वाला JL-1, जिसे फ्यूजलेज की लाइन के नीचे फिट किया गया है। इसके अलावा अंडरविंग पाइलॉन भी हैं, जिन पर CJ-20 क्रूज मिसाइल और YJ-21 हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। एवियोनिक्स भी पूरी तरह से नया किया गया है। तो हाँ, यह एक पुरानी डिजाइन है। अगर इसे चीन के पीछे रहना माने तो सही नहीं है। उनके पास स्टेल्थ बॉम्बर है और B-2 जैसा स्टेल्थ बॉम्बर भी बन रहा है, जो अभी सिर्फ अमेरिका के पास है। लेकिन जैसा कि मैंने हाल ही के एक वीडियो में विस्तार से समझाया है, हमें H-20 के बारे में सब कुछ पता है, जिसे यही नाम दिया गया है। ये आ रहा है। यह एक असली स्टेल्थ बॉम्बर होने वाला है, और मूल रूप से हम बस इतना ही जानते हैं। और वे सारी क्षमताएं जो चीन के पास गल्फ वॉर के दौरान नहीं थीं, अब उनके पास वो भी हैं। उदाहरण के लिए AWACS ले लीजिए। जहां पहले वे एक जर्जर पुराना KJ-1 भी नहीं चला सकते थे, अब उनके पास हवाई निगरानी के लिए पूरी तरह से तैनात सिस्टम है। बड़े IL-76 आधारित थिएटर कंट्रोलर KJ-2000 में, छोटे टर्बोप्रॉप KJ-200 और KJ-500 गैप्स को भरने और तट के ऊपर निगरानी के लिए, और अब तो यहाँ तक कि कैरियर पर तैनात KJ-600 भी हैं। हमारी जानकारी के अनुसार ये सभी प्लेटफॉर्म अच्छे माने जाते हैं। अब चीन Y-20 के कारण स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट सही से कर सकता है, जो उनका पहला स्वदेशी, कुछ हद तक C-17 जैसा ट्रांसपोर्ट विमान है। ये लगभग 60 टन सामान और एक टाइप 99 MBT या 2 टाइप 15 टैंकों को इंटरकॉन्टिनेंटल दूरी तक ले जा सकता है, और ऐसा माना जाता है कि चीन के पास इन विमानों की संख्या लगभग 100 के आसपास है। अब एशिया में ब्रिगेड स्तर के सैनिकों और बख्तरबंद वाहनों को हवाई भेजने की क्षमता है। पहले वे केवल कुछ IL-76 विमानों से ही ऐसा कर सकते थे, जो सोवियत संघ, यूक्रेन और रूस ने बेचे थे। हमने विजुअल रेंज से बाहर की लड़ाई का जिक्र किया है कि J-20 के लिए PL-15 मिसाइल है, लेकिन इसकी क्षमता सिर्फ मिसाइल तक सीमित नहीं है, बल्कि और भी आगे है। असल मायने उस पूरी श्रृंखला में है जो इससे जुड़ी हैं। J-10C, J-16 और J-20 के नोज में लगे आधुनिक AESA रडार, जो कम से कम कागज पर वास्तव में उतनी ही सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तक देख सकते हैं, जितनी दूर तक PL-15 पहुंच सकती है। टैक्टिकल डेटा लिंक फाइटर्स और ग्राउंड कमांड पोस्ट को चुपचाप ट्रैक साझा करने देते हैं,
जबकि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट सैकड़ों किलोमीटर दूर से बड़ा चित्र देते हैं। उचित मिशन कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर जोड़ दें जो जरूरी डेटा को छांटें, बिखराव कम करें और प्राथमिकता तय करें, तो अचानक PLAF पायलट सिर्फ अपने नोज रडार से किसी ब्लिप पर भरोसा करके नहीं बैठा होता। वो उस विशाल किलचेन से जुड़ा बस एक शूटर है जो लक्ष्यों को आगे सौंप सकती है और पहले से उड़ान में मौजूद मिसाइलों को लगातार गाइडेंस अपडेट देती रह सकती है। कुल मिलाकर ये जबरदस्त बदलाव है ना? एक ऐसी साधारण वायुसेना से जिसके पास बस इतनी ताकत थी कि वो किसी बड़े हमले को रोक सके से लेकर अब हम पूरी तरह से मानते हैं कि यह धरती की दूसरी सबसे बेहतरीन वायुसेना बन गई है। अमेरिका इसमें सबसे आगे है क्योंकि उनकी क्षमताएं और संख्या अलग स्तर की हैं। वो अपनी ही लीग में हैं। लेकिन अब चीन और उसकी मौजूदा क्षमता के करीब कौन पहुंच रहा है? कोई नहीं। बस यही सच है। मिसाइलें। और अब एक ऐसी क्षमता जिसमें चीन ने इतनी जबरदस्त तरक्की कर ली है कि पूरी संभावना है कि वे इसमें सबसे आगे हैं। बस, और वो है मिसाइलें। इस सेक्शन का टाइटल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा, है ना? हमें हद से ज्यादा वाली बात पर जोर देना चाहिए क्योंकि वे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। गल्फ वॉर के समय दूसरी आर्टिलरी कोर, जो आज की पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स की पूर्ववर्ती थी, तब भी एक परमाणु प्रतिरोधक शक्ति थी। उनके पास कुछ बड़ी, धीमी और जटिल प्रणालियां थीं, जबकि आधुनिक सटीक हमले के लिए लगभग कुछ नहीं था। इसकी बड़ी वजह थी कि उनके पास सहायक बुनियादी ढांचा नहीं था, जबकि प्रभावी मिसाइल प्रणाली सिर्फ धमाका करने वाला हिस्सा नहीं होती। ये सैटेलाइट, सेंसर, डेटा लिंक और कमांड सिस्टम आपको लक्ष्य खोजने, निर्देशांक भेजने और जमीन पर स्थिति बदलने पर तुरंत अपडेट करने में मदद करते हैं और फिर आखिरकार असली हथियार को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने का मार्गदर्शन करते हैं। अब हालांकि उनके पास यह सब कुछ भरपूर मात्रा में है। उदाहरण के तौर पर बेडो, जो एक स्वदेशी रूप से विकसित GPS विकल्प है, पहली बार 2000 में क्षेत्रीय रूप से और फिर 2020 में वैश्विक स्तर पर चालू हुआ, जिससे चीन को अपने खुद के सैटेलाइट नेविगेशन सिग्नल के जरिए नेविगेट करने और हथियारों को मार्गदर्शित करने की सुविधा मिली, बजाय इसके कि वो अमेरिकी नियंत्रित नेटवर्क पर निर्भर रहे। गैल्फिन 3 रडार सैटेलाइट्स, जो 755 QMT के सूर्य समकालिक कक्षा में लैंसी तारामंडल में पृथ्वी के चारों ओर उड़ती हैं, जहाजों को खोजने और ट्रैक करने के लिए उपयुक्त हैं, ताकि लंबी दूरी की मिसाइलों को सटीक निशाना मिले। GN, एक तारामंडल, एक बड़ा व्यावसायिक और दोहरे उपयोग वाला इमेजिंग बेड़ा है, जो चीनी योजनाकारों को जहाजों, बंदरगाहों व एयरबेस की स्पष्ट, बार-बार अद्यतन होने वाली तस्वीरें देता है, जिससे मिसाइल टारगेटिंग में मदद मिलती है। मुख्य भूमि के तट पर ओवर द होराइजन रडार साइट्स हैं, जो स्काई वेव और सरफेस वेव तकनीकों से प्रशांत महासागर में दूर तक जहाजों और विमानों को खोजने और ट्रैक करने के लिए बनाई गई हैं। फिर उनके शुरुआती संकेत आगे भेजे जाते हैं ताकि उपग्रह और अन्य सेंसर उन्हें और सटीक बना सकें। संक्षेप में, उनके पास पर्दे के पीछे पूरी व्यवस्था है, जिससे वे नई और उन्नत मिसाइलों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं, तो अमेरिका जैसे कुछ चुनिंदा देशों को छोड़कर बहुत कम देशों के पास इस तरह की पूरी व्यवस्था बड़े पैमाने पर है, और वो भी एक साथ जुड़ी हुई, जिससे वे एक बड़ी तैयार मारक श्रृंखला बना सकें। इन नई और उन्नत मिसाइलों पर 2 शब्द हैं, हाइपरसोनिक। असल में ये शायद एक ही शब्द है। जॉर्ज ने एपिसोड लिखा है, मतलब मैक 5 या उससे ऊपर। संदर्भ के लिए, समुद्र तल पर ध्वनि की गति, क्योंकि इसकी गति ऊंचाई के हिसाब से बदलती रहती है, उन कारणों के बारे में हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज के समय में समुद्र तल पर ध्वनि की गति 1235 किलोमीटर प्रति घंटा है, या फिर पूरी ताकत से मैक 5 के लिए 6175 किलोमीटर प्रति घंटा। और सीधी सी बात है, ये एक बेहिसाब तेज रफ्तार है। ये सामान्य नागरिक विमान से लगभग 6 से 7 गुना ज्यादा तेज है। हम किसी एक बार के कागजी प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहे, और न ही ऐसी मिसाइल की जो बस कहने को मौजूद हो पर कभी दिखे नहीं, ये सचमुच तैनात क्षमता है। उदाहरण के लिए DF-17 रोड मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 1800-2500 किलोमीटर है, और इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लगा है। 2019 में पहली बार पेश की गई इसकी अंतिम चरण की गति माक 5 से अधिक मानी जाती है। YJ-21 एक एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल है, जो टाइप 55 डिस्ट्रॉयर से लॉन्च होती है। इसे 2022 में पेश किया गया था। माना जाता है कि इसकी रेंज लगभग 1000 से 1500 किलोमीटर है, और इसकी गति लगभग माक 6 या उससे अधिक है। यह मूल रूप से एक कैरियर किलर है। यही चीज बीजिंग नेटो के कैरियर्स पर तान देगा,
अगर वो ताइवान को बलपूर्वक लेने की कोशिश करता है। DF-27 एक बड़ा, लंबी दूरी तक मार करने वाला हाइपरसोनिक सक्षम मिसाइल है, जो कुछ हद तक पारंपरिक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल या ICBM जैसा है। लेकिन जब यह पृथ्वी पर वापस आता है तो इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड विकल्प भी होता है। यह लिखे जाने के समय तक संभवतः सेवा में है, जैसा कि अमेरिकी रक्षा विभाग की 2024 की रिपोर्ट में कांग्रेस को चीन की सैन्य और सुरक्षा गतिविधियों के बारे में बताया गया है। ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बीजिंग ने खुद इसकी पुष्टि नहीं की है। DF-27 के मामले में भी बीजिंग ने यह साफ साफ नहीं कहा है कि ये XKPH तेज है, कम से कम जितना हम पता कर सके हैं। लेकिन इस पर चीनी भाषा में चर्चा सिर्फ वही आंकड़े दोहराती है। परीक्षण में 2100 किलोमीटर की दूरी तय की गई, जो लगभग माक 8.5 या माक 9 के बराबर है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि लक्ष्य के करीब पहुंचते समय इसकी अंतिम गति माक 10 है। तुलना के लिए अमेरिकियों के प्रयासों पर विचार करें। एयरफोर्स का AGM-183 एयर लॉन्च्ड रैपिड रिस्पॉन्स वेपन 2018 में विकसित होना शुरू हुआ था और इसे 2022 तक ऑपरेशनल होना था। इसे 2025 में स्थगित कर दिया गया था और फिर 2026 के बजट के अनुसार यह फिर से विकास में है। और फिर आर्मी का डार्क ईगल है, जिसके लॉन्चर और सपोर्ट किट्स 2023 से कुछ यूनिट्स के पास पड़े हुए हैं। लेकिन इसकी पहली सफल एंड-टू-एंड टेस्ट फ्लाइट दिसंबर 2024 में हुई थी और लंबे समय से वादा की गई तैनाती अब तक नहीं हुई। असल में रूस ही लगभग एकमात्र देश है जो किंजाल और अवांटगार्ड के साथ चीन के करीब आता है, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है और ये अधिकतर दिखावे के लिए हैं, न कि किसी बड़े एकीकृत हाइपरसोनिक सिस्टम का हिस्सा। अब तक हमने हाइपरसोनिक्स पर ध्यान दिया है, लेकिन चीन ने गल्फ वॉर के बाद सिर्फ इसी मिसाइल में नहीं बल्कि अपने ICBMs में भी सुधार किया है। उस समय उनकी शक्ति कुछ DF-5 मिसाइलों तक सीमित थी और DF-5A वेरिएंट को सबसे अच्छा माना जाता था। पाचे की रेंज करीब 13,000 की मीटर थी, जो पूरे महाद्वीपीय अमेरिका को लक्षित करने के लिए पर्याप्त थी। इसका वारहेड 5 मेगाटन विस्फोटक था, जो हिरोशिमा के लिटिल बॉय बम से 333 गुना ज्यादा था। तुलना में यह उतना प्रभावशाली नहीं था। शुरुआत के लिए यह लिक्विड फ्यूल था, जबकि 1960 के दशक से ही सॉलिड फ्यूल्ड ICBM आम हो चुके थे और अमेरिकी मिनटमैन और सोवियत RT-2 मिसाइलों के आने के बाद, क्योंकि सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल को हमेशा तैयार रखा जा सकता है, तीसरे विश्व युद्ध के समय बस उसे बाहर निकालें, आसमान की ओर निशाना लगाएं, टारगेटिंग डेटा डालें और दुनिया खत्म करने वाला बड़ा लाल बटन दबाएं। लिक्विड फ्यूल्ड ICBMs को पहले से फ्यूल नहीं किया जा सकता, जिससे तैयार होने में देरी होती है और देश की प्रतिशोधी क्षमता पर असर पड़ता है, क्योंकि शायद साइलो पर न्यूक्लियर हमला हो रहा हो या आप मिसाइलों में फ्यूल भर रहे हों। लेकिन DF-5A के साथ ये सिर्फ एक समस्या थी, क्योंकि इसकी सटीकता भी चौंकाने वाली थी, जिसमें इसका सर्कुलर एरर भी था। संभावित या CEP, जो सैन्य शब्द है, यह बताने के लिए कि वह नक्शे पर जिस बिंदु पर निशाना साधा गया है उससे कितनी दूर भटक सकता है। माना जाता है कि यह 500 से 3,500 मीटर तक हो सकता है। इसीलिए इसमें बड़ा वारहेड लगाया गया ताकि इसकी सटीकता की कमी पूरी हो सके। फिर भी चीन की बनाई है। DF-5 अब भी DF-5-C के रूप में है, लिक्विड फ्यूल से चलता है और इसकी रेंज 20,000 किलोमीटर तक बढ़ गई है। अब ये इतना सटीक है कि इसके बड़े वारहेड की जगह MIRV लगाया जा सकता है, जिसमें कई छोटे वारहेड होते हैं जो अलग अलग लक्ष्यों पर निशाना साध सकते हैं। इस दौर में अब बिल्कुल नए ICBM जैसे DF-31 और DF-41 भी शामिल हो गए हैं और सिर्फ बड़े मिसाइलों में ही नहीं बल्कि छोटे मिसाइलों में भी जबरदस्त सुधार देखने को मिला है। उदाहरण के लिए पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों में सुधार हुआ है। उस समय DF-11 और DF-15 सबसे ऊपर थे, जिनमें से पहला 1992 में सेवा में आया था और दूसरा अगस्त 1991 में सेवा में आया था। और इनके साथ हम DF-11 की 300 की मीटर रेंज और 600 मीटर CEP और DF-15 की 300 मीटर CEP की बात करते हैं। अब इसमें DF-26 जैसी चीजें शामिल हैं। ये उन चीजों में बेहतर है जिन्हें मापा जा सकता है। इसकी रेंज 4,000 किलोमीटर है और CEP को बस उच्च बताया गया है, क्योंकि यह नया है और 2015 में पहली बार दिखा। लेकिन यह अपनी कुछ अमूर्त विशेषताओं में भी बेहतर हुआ है, जैसे कि इसमें एक मैन्यूवरिंग री एंट्री व्हीकल है जो इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल बनाता है, जबकि इसके पूर्ववर्तियों में केवल साधारण बैलिस्टिक री एंट्री बॉडी थी। और आप चाहे जो भी कहें,
कि एक दिन इन्हें हम में से किसी पर दागे जाने की अच्छी संभावना है, लेकिन बीजिंग को उसका हक देना ही पड़ेगा। ये सब वाकई में जबरदस्त बदलाव है ना? जैसा कि हम कहते हैं, हमें पूरी तरह विश्वास है कि वे फिलहाल मिसाइलों के मामले में दुनिया में सबसे आगे हैं। दुनिया में कोई और इस प्रयास के करीब भी नहीं आ सकता, खासकर जब हम हाइपरसोनिक्स को ध्यान में रखते हैं। पनडुब्बियां। अब एक ऐसे क्षेत्र पर चर्चा करने के बाद जिसमें चीन ने दबदबा बना लिया है, हम ऐसे क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं जहां उसे अभी भी काफी काम करना बाकी है। पनडुब्बियां। खाड़ी युद्ध के समय चीन के पास वास्तव में एक काफी बड़ी पनडुब्बी सेना थी, लेकिन ये केवल देखने में ही बड़ी थी, क्योंकि हाँ, उनके पास कुल 63 सक्रिय पनडुब्बियां थीं, लेकिन उस संख्या का अधिकांश हिस्सा इससे बना था। टाइप 033 अटैक पनडुब्बी, जो सोवियत प्रोजेक्ट 633 क्लास की एक कॉपी थी, डीजल से चलने वाली, अपरिष्कृत और मूल रूप से 1957 की थी। क्रूड, क्रड न कि क्रूड। जाहिर है यह साधारण और कच्ची ही होगी। ये पूरी तरह पानी के नीचे चलने में सक्षम थी, जिसका श्रेय नाजी टाइप 21 डिजाइन को है। उनके पास यह टाइप 35 भी थी, जो टाइप 33 का उन्नत संस्करण थी। इसने मूल रूप से पुराने प्रोजेक्ट 633 के जुड़वां शाफ्ट लेआउट को छोड़कर एक अधिक शक्तिशाली सिंगल शाफ्ट ड्राइव अपनाई, जो तेज और सबसे महत्वपूर्ण शांत थी। और अगर आपको लगता है कि 90 के दशक की एक पनडुब्बी के लिए यह सब कुछ सही लगता है, तो हम यहीं पर उस विचार को खत्म कर देते हैं और बताते हैं कि असल में नहीं, ऐसा नहीं था। उदाहरण के लिए, उस समय अमेरिकियों की मुख्य अटैक पनडुब्बी लॉस एंजलिस क्लास थी, 30+ नॉट की रफ्तार वाली, गहरे गोते लगाने में सक्षम परमाणु शिकारी पनडुब्बी, जिसमें टो एरे सोनार, बेहतरीन साइलेंसिंग और हार्पून और टॉमहॉक मिसाइलों से क्रमशः समुद्री और जमीनी लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता थी। सोवियत या रूसी, यह निर्भर करता है कि 90 के दशक के किस वर्ष की बात है। उनके पास भी प्रोजेक्ट 971 क्लास था, बड़ी, तेज, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली, एडवांस सोनार, स्मार्ट प्रोपेलर और खतरनाक टॉर्पीडो व एंटीशिप मिसाइलों से लैस। देखिए, बीजिंग के पास परमाणु पनडुब्बियां नहीं थीं, क्योंकि उसके पास थीं। अटैक सप्लास में यानी भूमिका में लॉस एंजलिस और 971 जैसे उदाहरण हैं। उनके पास टाइप 91, जो 5 पनडुब्बियों का एक वर्ग था, जिसे 1974 में पहली बार कमीशन किया गया। समस्या ये थी कि वे खराब थीं, बहुत शोर करती थीं, कंपन ज्यादा था, बेसिक सोनार और हथियार थे, और रिएक्टर भी बस यूं ही था। हमारी टीम के सदस्य ने किंगदाओ नेवल म्यूजियम में उसे करीब से देखने का मौका मिलने पर विनम्रता से मना किया। गल्फ वॉर के समय उनके पास एक बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी थी, जो न्यूक्लियर मिसाइल दाग सकती थी। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी की बात करते समय हम किसी एक वर्ग की बात नहीं करते। नहीं, हमारा मतलब है सेवा में एक ही यूनिट, चांगजेंग 6। बस इतना ही था। पूरे शहर को नष्ट करने वाले न्यूक के बावजूद वह असल में थोड़ी बेकार थी। वह बेहद शोर मचाती थी, तकनीकी समस्याओं से जूझती थी, और बंदरगाह से दूर उस पर शायद ही विश्वास किया जाता था। उसकी JL-1 मिसाइलों की कम रेंज ने उसे तटीय जल में सीमित कर दिया था, वरना वह न्यूक से सिर्फ मछलियां ही उड़ा सकती थीं। इसे अमेरिकियों और उस हफ्ते मॉस्को के जिम्मेदारों के बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी प्रयासों से तुलना करें। अमेरिकियों के पास ओहायो क्लास की स्क्वाड्रन थी, जिनमें हर एक में 2 दर्जन मर्व मिसाइलें थीं, जिनकी रेंज 7 से 8,000 किलोमीटर थी। मॉस्को डेल्टा और टाइफून तैनात कर रहे थे, जिनकी ताकत लगभग समान थी। आप समझ गए होंगे। एक बार फिर खाड़ी युद्ध के दौर में बीजिंग की तरफ से कोई हास्यजनक कोशिश नहीं थी, लेकिन यह भी कोई अत्याधुनिक या विश्व स्तरीय प्रयास नहीं था। उस समय वह तथाकथित ताकत बस एक औसत से थोड़ी बेहतर तटीय जल तक सीमित नौसैनिक बल थी। ऐसी फोर्स जो किसी भी मायने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं कर सकती थी। और अब ठीक है, जैसा कि हमने इस चैप्टर की शुरुआत में कहा था, अगर हम ईमानदारी से कहें तो उन्हें अभी भी काफी आगे जाना है, लेकिन वे अब भी उस जगह से बहुत आगे हैं जहां वे पहले थे। उदाहरण के लिए टाइप 33 अब नहीं हैं, बचे हुए सिर्फ संग्रहालयों में रखे जहाज हैं। हालांकि टाइप 35 अभी भी एक तरह से सिर्फ संख्या पूरी करने वाली पनडुब्बियों की तरह काम कर रहे हैं, जबकि बीजिंग और भी शानदार और अत्याधुनिक डिजाइनों पर काम कर रहा है। लेकिन इन्हें पूरी तरह से अपग्रेड किया गया है, ताकि कम से कम इन्हें प्रतिस्पर्धी बनाए रखने की कोशिश की जा सके। उदाहरण के लिए टाइप 35G में आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम है, जिससे यह वायर गाइडेड एंटी सबमरीन टॉर्पीडो दाग सकता है, न कि सिर्फ पुराने ढंग के हिसाब लगाकर सीधे चलने वाले टॉर्पीडो।
इसके बाद 35B में ट्यूब से लॉन्च होने वाली एंटी शिप और लैंड अटैक क्रूज मिसाइलें भी शामिल कर ली गईं। हाँ, टाइप 35 अब भी 1950 के दशक की पनडुब्बी जैसी है, पर इसे बहाल करके अपग्रेड की गई क्लासिक कारों जैसा मानिए। निष्पक्ष रूप से देखें तो ये अभी अभी बनी किसी चीज जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी है कि तनाव में बाल नहीं झड़ेंगे। बाल झड़ने की बात करते हुए चीन ने भी अपनी न्यूक्लियर पनडुब्बी की ताकत बढ़ा ली है। उदाहरण के लिए टाइप 93 अटैक सबमरीन वही हैं जो पुरानी 91 सबमरीन बनना चाहती थीं। 30 नॉट की न्यूक्लियर हंटर सबमरीन, जिनमें हल, फ्लैंक और टोएड एरे सोनार हैं। बेहतर साइलेंसिंग, बढ़ी मारक क्षमता, जिसका श्रेय आधुनिक हैवीवेट टॉर्पीडो, लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल YJ-18 और वर्टिकल लॉन्च सेल्स को जाता है। टाइप 94 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन में चांगजेंग 6 की तुलना में अधिक रेंज और शांत संचालन है। हालांकि पश्चिमी विश्लेषक मानते हैं कि ये अमेरिकी या रूसी समकक्षों से अब भी ज्यादा शोर करती हैं। और नरडाउ JL-1 सेस की जगह शुरुआती सबमरीनों में 12 JL-2 मिसाइलें और नई सबमरीनों में JL-3 मिसाइलें लगी होती हैं। अगर आप सोच रहे हैं तो JL-2 को आमतौर पर इस तरह आंका जाता है कि ये या तो एक बड़ा वारहेड ले जा सकती है या कई छोटे वारहेड्स, मर्व स्टाइल में। JL-3 के बारे में भी माना जाता है कि वो वही क्षमता और बेहतर तरीके से देती है, लेकिन ये सब बस जानकारी पर आधारित अनुमान ही हैं, क्योंकि हैरानी की बात है, क्या आप मानेंगे कि असली लोडआउट्स के बारे में बीजिंग ने हमें कोई जानकारी नहीं दी है। ये वाकई अफसोस की बात है, हम जानते हैं। साथ ही क्षितिज पर उनकी अगली पीढ़ी की परमाणु हमला पनडुब्बी टाइप 95 भी आ रही है। विवरण अभी अस्पष्ट हैं, पर दिशा साफ है। अमेरिका की वर्जीनिया क्लास उनकी प्रमुख अटैक सबमरीन है। शांत, लंबी दूरी की, सेंसर और क्रूज मिसाइलों से लैस टाइप 95 को चीनी शैली में वर्जीनिया जैसा बनाना है। मोटा ढांचा ताकि ज्यादा उपकरण छुपें, अधिक शांति और कई वर्टिकल लॉन्च सेल्स हों। हालांकि जैसा कि हम कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि यह गल्फ वॉर के समय उनके पास जो था उससे कहीं बड़ा सुधार है, लेकिन अभी भी यहाँ कुछ काम बाकी है। असल में पनडुब्बियां PLA का सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत वाला हिस्सा है। फिर टाइप 39A, B और C का मुद्दा है, जो पूरी तरह से नई डीजल बोट क्लासेस की एक सीरीज है। ये डीजल बोट मानकों के अनुसार अच्छी हैं। इनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, ठीक ठाक साइलेंसिंग और पानी के नीचे टिके रहने की अच्छी क्षमता है, लेकिन ये सिर्फ डीजल बोट हैं। जैसा कि हम कहते हैं, अमेरिका के मानक बढ़ाने से डीजल अब शीर्ष स्तर की पनडुब्बी नौसैनिक शक्ति का आधार नहीं रहा। साथ ही कच्चे आंकड़ों पर भी ध्यान दें। स्रोतों और जिस साल की आप गिनती कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। ओपन सोर्स आंकड़े आमतौर पर चीन को कुल पनडुब्बियों के मामले में लगभग 60 के आसपास रखते हैं, जिसमें लगभग 6 टाइप 94 और न्यूक्लियर अटैक बोट्स की संख्या एकल अंक में है। बाकी सब डीजल हैं। यहां तक बात है, ये बुरा नहीं है। ब्रिटेन के पास 9 पनडुब्बियां हैं, भारत के पास 18। इसमें कोई दो राय नहीं। ये कुछ भी नहीं है जो अमेरिका और रूस के पास है, जिसमें अमेरिका के पास 67 पूरी तरह से न्यूक्लियर पनडुब्बियां हैं और रूस के पास लगभग 50 से 60 के बीच है, जिनमें से बहुत बड़ी संख्या में रिएक्टर लगे हुए हैं, जो चीन के बेड़े की तुलना में कहीं ज्यादा है। तो संक्षेप में, चीन ने पानी के नीचे निश्चित रूप से काफी प्रगति की है, लेकिन वह इस क्षेत्र में वैश्विक नेता नहीं है और इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके पास पर्याप्त पनडुब्बियां नहीं है और जो है उनमें से भी पर्याप्त न्यूक्लियर पावर वाली नहीं है। फिर भी उनकी प्रगति की दिशा निश्चित रूप से सही है। सिर्फ टाइप 95 की एक खेपी और 94 क्लास की 8 पनडुब्बियां पूरी कर ली जाएं। जैसा कि बीजिंग दावा करता है कि वह चाहता है, तो हमारी राय बिल्कुल अलग होगी। ड्रोन। गल्फ वॉर में ड्रोन शुरुआती दौर में थे, फिर भी उन्होंने भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए RQ-2 एक छोटा कैटापल्ट लॉन्च रिकॉनेसेंस UAV था, जिसे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर विकसित किया था। मिसौरी और विस्कॉन्सिन जैसे युद्धपोतों से दागे गए 16 इंच के गोलों को इराकी तटीय ठिकानों तक निर्देशित किया और यहां तक कि फालाचर द्वीप पर एक पूरे इराकी गैरिसन को सिर्फ ऊपर मंडराते हुए आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। इतिहास में पहली बार सैनिकों ने ड्रोन के सामने आत्मसमर्पण किया, जो उस समय की वैश्विक ड्रोन तकनीक का अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। निगरानी में ये अच्छा था। और बस इतना ही। हालांकि चीन उस समय यह भी नहीं कर रहा था। उस समय उनके पास 2 उल्लेखनीय ड्रोन थे। ये WZ-5 एक रिवर्स इंजीनियर्ड जेट पावर्ड अमेरिकी AQM-34 टोही ड्रोन था। बीजिंग ने 60 के दशक में कई को मार गिराया था,
ये लाइव डेटा फीड या आरक्यू-डो की तरह लाइव इनपुट्स का जवाब नहीं देता था, बस तय रास्ते पर उड़कर लैंड होता और फिर रिकवर किया जाता था। ये CK-1 असल में सोवियत LA-17 था, जिसे रूफिन्स मास्को से दोस्ती टूटने से पहले लिया गया और बाद में खुद पूरा किया गया। WZ-5 की तरह यह भी जेट इंजन से चलने वाला था, लेकिन इसे ज्यादातर एक टारगेट ड्रोन के रूप में इस्तेमाल किया गया, जिसमें कुछ परमाणु विस्फोट परीक्षण भी शामिल थी। अब हालांकि चीजें वाकई बहुत अलग हैं, क्योंकि चीन न सिर्फ अमेरिकियों के बराबर आ गया है, बल्कि कुछ मामलों में तो उसने उन्हें पछाड़ भी दिया है। आइए मैं समझाता हूं। आमतौर पर आधुनिक PLA ड्रोन 3 श्रेणियों में होते हैं। निगरानी और टोही वाले जो देखते हैं, लड़ाकू वाले जो हमला करते हैं, और वे जो अपनी क्षमताओं की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, यानी किसी न किसी तरह से और ज्यादा करते हैं। पहली श्रेणी में WZ-7 जैसे ड्रोन आते हैं, जो 18,000 मीटर तक उड़ने वाला, वास्तव में बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाला टोही ड्रोन है। इसका अजीब लेकिन ज्यादातर लोगों के अनुसार प्रभावी जुड़े हुए पंखों वाला विन्यास है, जो इसे लंबे समय तक हवा में बने रहने की क्षमता देता है। आमतौर पर माना जाता है कि ये लगभग 10 घंटे या उससे ज्यादा उड़ सकता है। ये उड़ान प्रोफाइल पर निर्भर करता है। यह 2018 से PLAF की सेवा में है, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि इसके एयरफ्रेम्स को सैटेलाइट इमेजरी में तिब्बत, हैनान और उत्तर कोरियाई सीमा के आसपास के क्षेत्रों में देखा गया है। 2023 से इसका नौसैनिक संस्करण भी है, जो देश के पूर्वी हिस्से व दक्षिण चीन सागर, ताइवान क्षेत्र में दिखता है। इसका काम सामान्य टोही से बढ़कर बड़े क्षेत्रों में रडार व इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन इकट्ठा करना, लंबी दूरी की मिसाइलों को टारगेटिंग डेटा भेजना और तस्वीरें, वीडियो लेना है। पुराने WZ-5 से ये काफी उन्नत है ना? अगर आप उसी कैंप में रहकर कुछ अलग करते हैं, तो आपको BZ-005 जैसी मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ने वाले भरोसेमंद ड्रोन मिलती हैं। इसके पीछे सैटेलाइट लिंक और नीचे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टर्रेट है। 2006 में जुहाई में पेश किया गया था और अब इसे दक्षिण चीन सागर के वुडी आइलैंड जैसे आउटपोस्ट पर देखा जाता है। ये लगभग 8,000 मीटर की ऊंचाई पर 30 घंटे से अधिक उड़ सकता है और इस दौरान चुपचाप लाइव तस्वीर भेजता रहता है कि कौन कहां जहाज चला या उड़ा रहा है। इसी तरह TB-001 की प्रोफाइल भी लगभग वैसी ही है। अब हम हमलावर ड्रोन की बात करते हैं। यह सबसे अहम है विंगलंग और रेनबो सीरीज, जो अमेरिका के प्रीडेटर और रीपर ड्रोन का चीन का जवाब हैं। ये भरोसेमंद चीजें रिकॉर्ड नहीं तोड़ती, बस पहुंचती हैं, तस्वीरें लेती हैं, कुछ चीजें इस तरह उड़ा देती हैं कि चीनी टैक्सदाताओं को फर्क न पड़े और आगे बढ़ जाती हैं। उदाहरण के लिए विंगलुंग 2 एक 20 मीटर विंग स्पैन वाला टर्बोप्रॉप ड्रोन है, जिसमें 6 हार्ड पॉइंट्स हैं, 30 घंटे से ज्यादा उड़ सकता है और AR-1, AR-2 गाइडेड मिसाइलों व छोटे सटीक बम ले जा सकता है। आप समझ सकते हैं, हमारा यही मतलब है। ये आम बात है। ये असल में एक प्रीडेटर ड्रोन है, सिर्फ नाम अलग है। रेनबो सीरीज का C4 भी लगभग वही चीज है, बस थोड़ा बड़ा, यानी असल में दूसरे नाम का रीपर। 6 पाइलन पर 345 किलो हथियार ले सकता है। टोही में 30-40 घंटे इंड्योरेंस है और 5,000 मीटर से मिसाइल दाग सकता है, जो अधिकांश हल्की वायु रक्षा से बाहर है। अरे, ये दिखने में भी रीपर जैसा ही है, बस इसमें वर्टिकल स्टेबलाइजर नहीं है और इसका एयर इनटेक 180 डिग्री उल्टा है। हमलावर ड्रोन और भी छोटे होते हैं, जैसे CH-901, जो केवल 9 किलोग्राम का लॉइटरिंग म्यूनिशन है। एक कामिकाजे ड्रोन, जिसे एक अकेला सैनिक लॉन्च ट्यूब से फेंक सकता है, जो 10-15 किलोमीटर दूर तक उड़ सकता है और फिर अपने छोटे से 3.5 किलोग्राम के वारहेड की वजह से सीधे जाकर किसी हल्के वाहन या दुश्मन की मोर्चाबंद पोजीशन को तबाह कर सकता है। ज्यादा बड़ा नहीं लगता, पर समझाने के लिए एक छोटी बात बताता हूं। एक अमेरिकी M67 ग्रेनेड में 180 ग्राम विस्फोटक होता है और CH-901 में उससे 20 गुना ज्यादा है और इसे सीधे आपकी ओर उड़ाया जा सकता है। अब ये इतना कमजोर नहीं लगता, है ना? और इन्हें 40 से ज्यादा यूनिट वाले ट्रक रैक से एक साथ बड़ी संख्या में छोड़ा जा सकता है, खासकर पूरे विवादित इलाके में झुंड बनाकर हमला करने के लिए। अगर सच कहें तो ये काफी डरावना है। आखिरकार हम जेरी एंडरसन वाली साइंस फिक्शन जैसी चीजों पर आते हैं, उन ड्रोन्स पर जो सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं और दिखाते हैं कि बिना पायलट वाला हवाई वाहन क्या कर सकता है। हमारी पसंद मैडिस 11 एक स्टेल्थ फ्लाइंग विंग है, जिसमें हथियार अंदर लगे हैं। यह 2013 में पहली बार उड़ा था और अब
चीनी सरकार ने इसे पूरी तरह सेवा में बताया है। ये जमीन पर मौजूद लक्ष्यों पर हमला कर सकता है और उनकी तस्वीरें ले सकता है, संभवतः रडार की नजरों से लगभग पूरी तरह छुपा हुआ। और स्पष्टता के लिए हम संभवतः कहते हैं, क्योंकि चीन ने कभी भी इसके स्टेल्थ होने का कोई ठोस प्रमाण सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया है। हालांकि, और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, ऐसा दावा किया जाता है कि ये न सिर्फ जमीन पर बल्कि हवाई लक्ष्यों पर भी हमला कर सकता है। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है, क्योंकि अमेरिकियों ने अभी हाल ही में अपने रीपर ड्रोन पर आत्मरक्षा और सीमित एयर टू एयर स्ट्राइक के लिए निर्देशित मिसाइलों का परीक्षण शुरू किया है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि ये वही कर सकता है जिसे चीनी लोग लॉयल विंगमैन कहते हैं, यानी एक अर्ध स्वायत्त हमलावर ड्रोन जो आमतौर पर 2 सीटों वाले J-20 फाइटर जेट के आगे उड़ता है और राज्य द्वारा अनुमोदित CGI में दिखाया जाता है। ये मिसाइलों को झेल सकता है, रडार को जैम कर सकता है, अतिरिक्त सेंसर ले जा सकता है और यहां तक कि अपने खुद के हथियारों से उन लक्ष्यों पर हमला कर सकता है जिन्हें मदरशिप में बैठे पायलट ने उसके लिए चिन्हित किया है। ये सच में हैरान करने वाली बातें हैं। और फिर आखिर में है WZ-8, जो सबसे तेज है। बताया जाता है कि यह मैक 3 की रफ्तार पकड़ सकता है, रॉकेट से चलता है और जाहिर तौर पर 50,000 मीटर की ऊंचाई या आधे रास्ते अंतरिक्ष तक पहुंच सकता है। वैसे यह उस विमान की ऊंचाई से लगभग 5 गुना ज्यादा है जो आपको छुट्टियों पर ले जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह 2019 में सेवा में आया था। हमें लगता है कि यह पूरी तरह से एक टोही प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हैरानी की बात है, क्या आप यकीन करेंगे, बीजिंग ने हमें इसके बारे में पूरी जानकारी देने का फैसला नहीं किया है। एक और बात के तौर पर, चीन ड्रोन को इतनी गंभीरता से लेता है कि उन्होंने दिसंबर 2024 में सिचुआन को लॉन्च किया। बीजिंग इसे एक उभयचर हमला जहाज कहता है, जो कि सच कहें तो है भी, लेकिन ऐसा शीर्षक उसके डिजाइन के एक खास और वाकई क्रांतिकारी हिस्से को नजरअंदाज कर देता है। ये तथ्य कि वह दुनिया की पहली असली, यानी शुरू से ही उसी तरह से बनाई गई ड्रोन कैरियर है। उसे अभी कमीशन नहीं किया गया, वह समुद्री परीक्षणों में है, लेकिन चीनी राज्य मीडिया उसकी भविष्य की क्षमताओं को बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा है, जिसमें शिन्हुआ की एक रिपोर्ट में बस ये कहा गया है कि उसे अपने हैंगर और डेक पर दर्जनों हेलीकॉप्टर और ड्रोन ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी खासियत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट और अरेस्टिंग गियर है, जो फिक्स्ड विंग मानव रहित विमानों के लिए बने हैं। जैसा कि ग्लोबल टाइम्स ने सिचुआन के लॉन्च की कवरेज में और बताया, वो अपनी तरह का पहला जहाज है दुनिया में, एक हाइब्रिड असॉल्ट शिप और ड्रोन कैरियर, जिसकी कैटापल्ट बड़े स्टेल्थ अटैक ड्रोन से लेकर लंबी दूरी के टोही UAV तक लॉन्च और रिकवर कर सकती है। यह नौसेना को यह क्षमता देती है कि वह एक ही जहाज से बड़ी संख्या में कॉम्बैट और रिकॉन ड्रोन लॉन्च कर सकें और उन्हें फिर से जहाज पर वापस ला सके, बिल्कुल कैरियर की तरह, बजाय इसके कि उन्हें एक पारंपरिक हेलीकॉप्टर असॉल्ट शिप पर अलग से जोड़ा जाए। और सिचुआन इस चैप्टर में चर्चा करने के लिए आखिरी चीज के लिए भी एक शानदार केंद्र बिंदु है। दूसरे देशों के ड्रोन प्रयासों की तुलना में चीन के प्रयास कैसे हैं, क्योंकि हम वाकई में यह दिखाना चाहते हैं कि चीन यहां कितना अच्छा कर रहा है। हाँ, दूसरे देशों के पास भी ड्रोन जहाज हैं, जैसे तुर्की का अनादोलू, और वह सिचुआन से पहले यह कर चुका था। उसने शुरुआत जुआन कार्लोस एक शैली के उभयचर हमला जहाज के रूप में की, जिससे अंकारा ने F-35B उड़ाने की योजना बनाई। राष्ट्रपति एर्दोआन ने रूसी S-400 खरीदकर शरारत की, जिससे वॉशिंगटन ने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया। अब अनादोलू के पास कोई जेट नहीं था। किस्मत से तुर्की के पास शानदार ड्रोन उद्योग है, इसलिए एक दांव लगाया गया। सिस्टम को बायरक्तार, TB3 और जेट चालित कज़ल्मा के इर्द गिर्द केंद्रित कर बिना पायलट एविएशन को आकर्षण बनाया गया। नतीजा ये निकला कि 2023 में अनादोलू के कमीशन होने पर अंकारा ने उसे दुनिया का पहला समर्पित ड्रोन कैरियर कहा, जबकि सिचुआन पहला जहाज था जिसे शुरू से ड्रोन के लिए बनाया गया था। इसके अलावा ईरानी शाहिद मादावी और शाहिद रहमान बागेरी भी हैं, अगर इस वीडियो के प्रकाशित होने तक डुबो दिए गए हों। हाल के वर्षों में कंटेनर जहाजों को ड्रोन कैरियर में बदला गया है और पूरी दुनिया में ड्रोन कैरियर के मामले में बस यही है। चीन इसमें अच्छा कर रहा है, जैसा कि वे अपने सभी ड्रोन के साथ कर रहे हैं, क्योंकि खाड़ी युद्ध में उनकी कोशिश का मुख्य आधार 2 पुराने रिवर्स इंजीनियर्ड विदेशी टोही मॉडल थे। कैरियर्स हमने सच में सबसे अच्छा आखिरी के लिए बचाया है, क्योंकि अगर कोई चीज है जिसे चीन ने खाड़ी युद्ध के बाद शायद अपनी मिसाइलों या ड्रोन से भी ज्यादा बदल डाला है, तो वो उसके विमान वाहक पोत हैं। क्यों?
क्योंकि जब सद्दाम अपने चेहरे से अंडा साफ कर रहे थे तब चीन के पास एक भी करियर नहीं था, एक भी नहीं, और उसके पास कभी कोई करियर था भी नहीं। ऐसी चीजें केवल बड़े देशों, असली वैश्विक शक्तियों के पास थीं। और जैसा कि हमने कई चैप्टर की शुरुआत में देखा, चीन उस समय उस क्लब में नहीं था, लेकिन ये उनकी बहुत पुरानी महत्वाकांक्षा थी और इसलिए उनके पास पहले से ही कुछ न कुछ था। HMAS मेलबर्न 1955 में कमीशन की गई ऑस्ट्रेलियाई विमानवाहक पोत, जिसे 1985 में खरीदा गया था, लेकिन बाद में कबाड़ में बेच दिया गया। कुछ भी गलत काम के लिए नहीं, जैसे कि उसकी सबसे महत्वपूर्ण और जटिल प्रणालियों को, जैसे स्टीम कैटापल्ट, निकाल लेना और फिर उन्हें रिवर्स इंजीनियर करके उनके सारे रहस्य खुद जान लेना। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, बस कबाड़ के लिए था। और फिर खाड़ी युद्ध के बाद का समय आया जब उन्होंने सैन्य आधुनिकीकरण को गंभीरता से लेना शुरू किया। वे पहले ही विमान वाहक पोत के क्षेत्र में हल्का सा कदम रख चुके थे, हालांकि वे विमान वाहक पोत तैनात करने से अभी भी दूर थे। ये जटिल मशीनें हैं, लेकिन ये शुरुआती बढ़त थी जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर उन्होंने पुराने तकनीकी खामियों वाले विमान वाहक पोत सोवियत संघ के टूटने का फायदा उठाकर खरीदे। तब विमान वाहक पोत लगभग मुफ्त मिल रहे थे, बस वादा करना होता था कि उन्हें स्क्रैप करेंगे और गलत इस्तेमाल नहीं होगा। मिन्स्क पहला था, एक पुराना कीव क्लास विमान वाहक पोत जिसे रूस ने 1993 में सेवा से हटाकर 1995 में स्क्रैप के लिए बेच दिया। फिर आया कीव, जो अपनी श्रेणी का प्रमुख पोत था। 1993 में सेवा से हटाया गया और 1996 में बेच दिया गया। अंत में वरयाग एक कुज़नेत्सोव क्लास पोत था जिसे 1988 में लॉन्च किया गया, लेकिन सोवियत संघ के विघटन से इसका निर्माण 68% पर ही रुक गया। आखिरकार वो 2002 में चीन पहुंच गई। आजकल बीजिंग ने कभी भी जानबूझकर उस समय की अपनी चाल स्वीकार नहीं की है, लेकिन ये बात कभी कभी सामने आ ही जाती है, जैसा कि 2011 के एक लेख के इस अंश में दिखता है, जिसे राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी और उद्योग प्रशासन ने लिखा, संपादित, समीक्षा, सेंसर और जारी किया था। 1980 के दशक में चीन ने ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के सेवानिवृत्त विमान वाहक पोत HMAS मेलबर्न को तोड़ते समय विमान वाहक पोत निर्माण का कुछ बुनियादी ज्ञान पाया। उस छोटी सी लाइन को कई लोगों ने देखा और प्रकाशित होने से पहले अच्छे से जांचा। उन सब की हर जोड़ी आंखों के पीछे ऐसा दिमाग था जो असलियत जानता था, जो सच्चाई जानता था। हाँ, वे रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए विमान वाहक पोत इकट्ठा कर रहे थे, जिससे चीन में कुछ लोग बुरी मुसीबत में पड़ गए होंगे। और जितना हम आपको उनकी कहानियों के बारे में और बताना चाहेंगे, क्योंकि उनमें से हर एक अजीब मोड़ों, पागल घुमावों और टेढ़े मेढ़े सौदों से भरी हुई है, हमारे पास आज सिर्फ एक पर ध्यान केंद्रित करने का समय है, वरयाग। उसने बीजिंग को एक मौका दिया। उनके पास यह क्षमता थी कि वे जो कुछ भी उन्होंने सीखा था उसे इस्तेमाल में ला सकें, और वो भी एक पूरी नई विमान वाहक पोत को नीचे से ऊपर तक बनाने के डरावने विचार के बिना, बल्कि बस किसी और के अधूरे काम को पूरा करके। वह 68% पूरी हो चुकी थी। सच में उन्होंने यही किया जिसे अब लियाओनिंग के नाम से जाना जाने लगा था। उसे 25 सितंबर 2012 को पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी प्लान में शामिल किया गया। इस मामले में चीन को श्रेय देना बनता है। वो निमिट्ज शैली की सुपर कैरियर नहीं है, लेकिन उनका प्रदर्शन सम्मानजनक रहा है। लियाओनिंग समुद्र में जाने पर आधुनिकीकृत कुज़नेत्सोव क्लास की शॉर्ट टेक ऑफ अरेस्टेड कैरियर थी। टेक ऑफ के लिए आगे की ओर बड़ा स्की जंप, रिकवरी के लिए अरेस्टर गियर और अंदर से पूरी तरह चीनी कॉम्बैट सिस्टम वाली रिकवरी शिप। उसने पारंपरिक स्टीम टरबाइन चुनी, न्यूक्लियर या खास विकल्प नहीं। इसमें आमतौर पर 24 J-15, 10 Z-18 और 2 Z-9 होते हैं। अब आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। ना तो ये दुनिया बदलने वाली है, ना ही कोई नई हदें पार करने वाली, लेकिन एक असली काम करने वाली आधुनिक करियर है। तो फिर भी ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत कम देशों के पास ऐसा एक भी है। ये तब और खास हो जाता है जब आप सोचते हैं कि वो एडमिरल कुज़नेत्सोव की सिस्टरशिप है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए लंबी कहानी को छोटा कर दूं तो स्वतंत्र रूस ने उसे 2017 तक जैसे तैसे चलाया और तब से वो बंदरगाह पर ही खड़ी है और उसकी सेवा में वापसी की तारीख बार बार टलती जा रही है। लेकिन चीन का क्या? अब जब वे यह साबित कर चुके थे कि सहारे के साथ वे विमान वाहक पोत बना सकते हैं,
तो अगला कदम स्वाभाविक रूप से बिना सहारे के एक बनाना था। फिर आई शानडोंग, जिसे 2019 में शामिल किया गया। इसमें कुछ मामूली बदलाव है, लेकिन असल में यह फिर एक याओनिंग ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसे पूरी तरह चीन ने बनाया है। आसान है। अब जब उसे पूरा भरोसा हो गया कि वह करियर बना और चला सकता है, तो क्या उसने सब कुछ पारंपरिक रखा और भी बेहतर याओनिंग्स और शानडोंग्स बनाना जारी रखा? या बी, क्या उसने आगे बढ़ना जारी रखा? और बड़ा और ज्यादा, और क्या हम कह सकते हैं एक सुपर करियर बनाने की कोशिश की। आखिरकार दुनिया भर के हाइप के भूखे यूट्यूबर्स की राहत के लिए उन्होंने विकल्प बी चुना। वे इसमें बेवकूफी नहीं कर रहे थे। करियर में वे अभी बस शुरू हुए थे। सुपर करियर बनाना पूरी तरह दौड़ना है। मुंह के बल गिरने के डर से उन्होंने अगला कदम उठाया और फुजियान नामक कुछ सुपर कैरियर जैसा कैरियर बनाने का फैसला किया, जिससे वे अब धीरे धीरे दौड़ने लगे। और उसे कुछ सुपर कैरियर जैसा क्या बनाता है? वह पहला चीनी कैरियर है जिसमें पूरा कैटापल्ट लगा है। मेलबर्न को गर्व होता, और उसके पुराने बहनों के रैंप से उड़ान भराने वाले तरी के बजाय इसमें फ्लैट टॉप डेक है, जिसका मतलब है कि वो पूरी तरह से लदी हुई विमानों को लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा 80,000 टन विस्थापन के कारण वह अपनी बहनों से ज्यादा करीब 60-65 विमान ले जा सकती है, जैसा कि चीनी स्रोत बताते हैं। सबसे अहम बात यह है कि 10 को छोड़ सभी फिक्स्ड विंग विमान हैं, जबकि लियाओनिंग और शानडोंग में 3 में से 2 फिक्स्ड विंग और 1 हेलीकॉप्टर वाला अनुपात है। फुजियान के सुपर न होने पर लोग मुख्य रूप से एक ही चीज पर ध्यान देते हैं, वो न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि जैसा कि हम कहते हैं, चीन धीरे धीरे और सावधानी से सुपर कैरियर क्लब में अपनी जगह बना रहा है। और अगला, जिसे अभी नाम नहीं दिया गया है, टाइप 004 वही बनता दिख रहा है। न्यूक्लियर पावर्ड 1,20,000 टन विस्थापन, 100 तक विमानों के लिए जगह है, और आमतौर पर बताई जाने वाली संख्या के अनुसार 5 तक कैटापल्ट्स। और ये, चाहे आप इसे जैसे भी देखें, एक सुपर करियर ही है। इस पर राय बटी है कि आगे क्या होगा। लेकिन अधिकतर लोग मानते हैं कि जब चीन एक कैरियर के साथ अपनी सीमा छू लेगा, तब 6 टाइप 004 का आना तय है। चीनी लोग आमतौर पर इस बारे में अस्पष्ट रहते हैं, लेकिन चाहे वो सरकारी मीडिया हो या खुद सरकार, इस मामले पर उनकी सभी टिप्पणियों में एक बात समान है। वे 4 एयरक्राफ्ट कैरियर से संतुष्ट नहीं होंगे। यह बड़ी सफलता है ना? 40 साल पहले उनका एयरक्राफ्ट कैरियर का बस एक ही अनुभव था, इसे कबाड़ में काटना, ऐसा कहा जाता है। और लगता है आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो लंबा था, है ना? बिल्कुल, और भी बहुत कुछ है जिसके बारे में हम बात कर सकते थे। और सच कहें तो इस एपिसोड में कई और विषय थे जिन्हें हमने एडिटिंग के दौरान हटा दिया। लेकिन आपको पूरे हालात की एक समग्र तस्वीर दिखाने के लिए, जिसमें उतार चढ़ाव साफ नजर आते हैं, आज हमने जो कुछ दिखाया है वो काफी से भी ज्यादा है। और जो हमने देखा है वह यह है कि समग्र दिशा सुधार की ओर है, न कि ठहराव या पीछे जाने की ओर। और कुल मिलाकर सुधार का स्तर असाधारण रहा है। इसके भीतर कुछ खास क्षेत्रों ने वास्तव में विश्व स्तरीय नेतृत्व हासिल किया है। मिसाइलें और ड्रोन उदाहरण के लिए, जबकि टैंक और मानव युक्त विमानन जैसे दूसरे क्षेत्र भी इतने स्तर तक उठ चुके हैं कि वे बड़ी ताकतों के साथ कंधे से कंधा मिला सकें। कुछ क्षेत्रों में थोड़ी कमी के बावजूद उन्होंने पनडुब्बियों जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। कुल मिलाकर अब पीएलए का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसे हम स्पष्ट रूप से पुराना पड़ चुका या बुरी तरह उपेक्षित कह सकें। और यह बुरा तो नहीं है ना? 35 साल पहले मार्गरेट थैचर को समझाना पड़ा कि हांगकांग को जबरन रखना बेवकूफी होगी, और उनके जनरल खाड़ी युद्ध में आई सरेंडर अमेरिकन में कैसे कहते हैं, ये याद करने में लगे थे। इसका यह मतलब नहीं कि सिर्फ कुछ उपकरणों में ही और काम बाकी है, क्योंकि उससे आगे भी समस्याएं हैं, और हां, वे बिल्कुल हैं। ये बातें ऐसे हैं जैसे पीएलए में किसी ने भी कभी वास्तविक लड़ाई में हथियार नहीं चलाया। इसका मतलब है कि डिवीजन के सभी सैनिकों को मानना होगा कि क्रॉस हेयर में एक इंसान है। समय बर्बाद मत करो, उन्हें गिरा दो, वरना वे तुम्हें गिरा देंगे। पूरी की पूरी डिवीजन के सैनिक हैं जिन्होंने अपने सारे शानदार उपकरणों का इस्तेमाल सिर्फ अभ्यास के नियंत्रित तनाव में ही सीखा है, और वे असली युद्ध के उस तनाव के लिए तैयार नहीं हैं जिसे दोहराया नहीं जा सकता। पूरी की पूरी डिवीजनें ऐसी हैं
जिन्हें कभी गोलाबारी के बीच अपने साथियों के टुकड़ों से घिरे हुए शांत नहीं रहना पड़ा। सच तो यह है कि लड़ाकू अनुभव रखने वाला लगभग कोई है ही नहीं। झांग योशिया, यू झेनली और वांग हैजियांग। जहां तक हमें पता है, युद्ध का अनुभव रखने वाले लगभग यही इकलौते वरिष्ठ अधिकारी हैं, और वो भी सबके सब 1979 के चीन वियतनाम युद्ध से। निचले रैंकों में भारत के साथ 2020 की सीमा झड़पों से जुड़े कुछ अधिकारी और गैर कमीशन्ड अफसरों का एक छोटा सा समूह है। कुछ शांति मिशनों के अनुभवी हैं जिन्हें हथियार चलाने पड़े थे, और बस इतना ही। कुछ और गंभीर लेकिन उबाऊ परेशानियां भी हैं। हम उस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं जो कभी खत्म नहीं होता, भले ही बड़े अधिकारी टीवी पर हथकड़ी पहने। कमांड संस्कृति अब भी ऊपर से नीचे तक सूक्ष्म प्रबंधन और राजनीतिक औपचारिकताओं पर केंद्रित है। अधिकारी सामरिक अफसर से ज्यादा पार्टी को नाराज होने से डरते हैं। चीन के भीतर लॉजिस्टिक्स सिस्टम शानदार है, लेकिन समुद्र पार या हिंद महासागर में बड़ी सैन्य कार्रवाई बनाए रखने में ये असली बाधा बन जाते हैं, और आगे भी रहेंगे। फिर भी कुल मिलाकर कितना बड़ा परिवर्तन है। और जैसा कि हमने इस एपिसोड में टाइप 100 मुख्य युद्धक टैंक और टाइप 004 विमान वाहक पोत जैसी चीजों के साथ देखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वे जल्द ही अपनी रफ्तार कम करने का इरादा रखते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।